हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पे। आज है 24 जून 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि अगर आप आगामी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा में आपको बिल्कुल बेनिफिट देने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है, अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया? यानी कि अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 22 जून, सेकेंड ऑप्शन है 21 जून, थर्ड ऑप्शन है 23 जून और फोर्थ ऑप्शन है 25 जून। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ओलंपिक के बारे में आगे हम बात करते हैं, तो विश्व ओलंपिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC, जिसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं, की स्थापना का सम्मान करने और ओलंपिक आंदोलन द्वारा बरकरार सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि जो ओलंपिक दिवस है, इसके मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार के ओलंपिक के जो नियम्स होते हैं, कानून होते हैं, इन सभी नियम कानून को बरकरार रखने के लिए, लोगों तक ओलंपिक के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। और इस दिवस मनाने का जो कब से मनाना शुरू हुआ, तो जो इसकी स्थापना है, ओलंपिक कमेटी की जो स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 23 जून को, तो इसीलिए 23 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं थीम की, तो थीम 2024 यानी इस वर्ष की थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये इस वर्ष की ओलंपिक दिवस की थीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि जो थीम होती हैं वो ज़रूर पूछी जाती हैं और अगर थीम छोटी हो जाती है तो वो थीम ज़रूर से ज़रूर इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पूछने में भी वो आसान रहती है। तो इसीलिए इस वर्ष की जो थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये आप जरूर पॉइंट इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आगामी जो भी परीक्षा होने वाली है उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। बात करते हैं ओलंपिक की, तो ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष है इसके वर्तमान थॉमस बाक। और ओलंपिक की अगर स्थापना की बात की जाए तो 23 जून 1894 यानी कि 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो ये दोनों अलग अलग बात हैं। अगर स्थापना पूछी जाएगी तो पेरिस फ्रांस में हुई थी, और अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो थॉमस बाक वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अधिकतम पवन ऊर्जा यानी कि अधिकतम जो पवन ऊर्जा है उसका अधिकतम उत्पादन किया है और उत्पादन की क्षमता के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है गुजरात और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जो गुजरात है, गुजरात को अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार दिया गया है। गुजरात को नई दिल्ली में ग्लोबल विंड डे के उपलक्ष्य में आयोजित पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को ऊर्जा देना, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक का पुरस्कार मिला। यानी कि सर्वाधिक जो पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता है, इसके लिए सर्वाधिक फर्स्ट रैंक पर किसको सम्मान दिया गया? गुजरात को यह पुरस्कार दिया गया। गुजरात ने मई 2024 तक, यानी कि जो मई 2024 थी, तो मई 2024 तक 11,823 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया, जबकि तमिलनाडु की क्षमता 10,743 थी। यानी कि जो फर्स्ट पर 11,823 के साथ मेगावाट के साथ में फर्स्ट पर गुजरात टॉप पर रहा और सेकंड पर 10,743 मेगावाट की क्षमता के साथ जो तमिलनाडु है ये सेकंड पोजीशन पर रहा। आगे अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक
6,312 मेगावाट के साथ तीसरे स्थान पर रहा। गुजरात के अधिकारियों में ममता वर्मा और जयप्रकाश शिवहरे ने यह पुरस्कार स्वीकार किया, यानी कि यह जो पुरस्कार दिया गया सर्वाधिक उत्पादन पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता का, तो यह पुरस्कार किसने रिसीव किया? तो गुजरात के जो अधिकारी थे ममता वर्मा और जयप्रकाश शिवहरे, इन्होंने यह पुरस्कार स्वीकार किया। तो फर्स्ट पे अगर बात की जाए तो फर्स्ट पर गुजरात है। फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर गुजरात। सेकंड की बात की जाए तो सेकंड पर तमिलनाडु, सेकंड पर तमिलनाडु। और अगर थर्ड की बात की जाए तो थर्ड पर कर्नाटक है। थर्ड पर कौन है? थर्ड पर कर्नाटक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है? यानी ऐसा कौन सा देश है जिसने जो अप्रवासी हैं, यानी कि जो दूसरे देश से आकर के उस देश में निवास करते हैं तो वो अप्रवासी होते हैं, तो उन अप्रवासियों को भी नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है, यानी कि अब उनको भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ऐसा किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकेंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है इटली, फोर्थ ऑप्शन है कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा कर दी है। तो इस प्रोटेक्शन, यानी कि जो ये नागरिकता प्रदान की जाएगी, तो उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो इसका नाम क्या है? इस प्रोटेक्शन प्रोग्राम का नाम है पैरोल इन प्लेस, यानी कि ये जो प्रोग्राम जारी किया गया, तो इस प्रोग्राम का नाम है पैरोल इन प्लेस। और इस प्रोग्राम के तहत ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी, यानी कि नागरिकता देने के लिए कंडीशंस क्या बताई है, किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी? तो ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो अमेरिकी नागरिक से शादी करने के बाद कम से कम 10 साल से देश में रह रहे हैं, यानी कि उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो वहाँ पर गए हुए हैं और उन्होंने वहीं पर अमेरिका में ही किसी अमेरिकी नागरिक से किसी शादी कर ली है और वो 10 साल से वहीं पर रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो अमेरिका जाता है, वहाँ पर रह रहा होता है और वहीं पर उसने शादी कर ली, यानी कि वहीं की कोई ऐसे नागरिक उसको मिल गया या मिल गई जो वहीं की है, उसके साथ में उन्होंने शादी कर ली और शादी करने के बाद वो वहाँ पर लगातार 10 वर्ष से रह रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे जो अप्रवासी हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस प्रोग्राम का मकसद बिना डॉक्यूमेंट्स वाले अप्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने के प्रोसेस को आसान बनाना भी है, यानी कि और इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो बिना डॉक्यूमेंट्स वाले, यानी कि कुछ ऐसे प्रवासी होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, तो बिना डॉक्यूमेंट्स वाले जो अप्रवासी हैं तो वो क्या करेंगे, जब वहाँ पर शादी कर ली है और वो 10 साल से रह रहे हैं, तो एक उनका क्या कहते हैं, मतलब बात करते हैं ठोस सबूत बन जाता है। तो जब वो ठोस सबूत बन जाता है तो वही जो उनका क्या होता है, वही डॉक्यूमेंट्स के तौर पे वो हो जाता है। तो ऐसे प्रवासी जो बिना डॉक्यूमेंट्स वाले अप्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने के प्रोसेस को आसान भी बनाना है, यानी कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और अगर वो अमेरिका के नागरिक से शादी कर ले रहे हैं और लगातार 10 साल तक वहाँ पर वो रह भी रहे हैं, तो उनके लिए ग्रीन कार्ड जो जारी किया जाता है, वो ग्रीन कार्ड यानी कि जो उनकी नागरिकता है उनको हासिल करने के लिए ये आसान बन जाता है। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा नागरिकता के बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? यानी कि रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है जो कि सेना का हॉस्पिटल है, तो उस सेना के हॉस्पिटल में एक अत्याधुनिक यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ युक्त एक त्वचा बैंक, यानी कि स्किन बैंक आप इसको कह सकते हैं, एक त्वचा बैंक खोला गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकंड ऑप्शन है अमृतसर, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि नई दिल्ली में सेना का जो रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेना के सभी जवान लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सेना के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये यहाँ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है त्वचा बैंक या स्किन बैंक, तो यही ओपन किया गया है नई दिल्ली में। आगे अगर हम बात करते हैं तो नई दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में
एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। अत्याधुनिक का मतलब नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ विभिन्न प्रकार की वहाँ पर नए नए इक्विपमेंट होंगे, नए नए वहाँ पर उपकरण होंगे जो भी, क्योंकि अब जो समय है वो आधुनिकता का समय है। एआई आप देखते ही हैं, एआई आ चुका है, एआई नए नए कमाल भी कर रहा है। तो इसी प्रकार से जो वहाँ पर जो त्वचा बैंक खोला गया है वह भी अत्याधुनिक जो सुविधाएं होती हैं, जो आधुनिक सुविधाएं हैं, उन सभी सुविधाओं से वह लैस होगा। बात करते हैं, इस बैंक के जरिए सैन्य कर्मियों और उनके परिवार वालों को गंभीर रूप से जलने या त्वचा से संबंधित बीमारियों के लिए उपचार की सुविधा दी जाएगी। यानी कि होता क्या है कि जो सेना के लोग होते हैं, सेना के जवान होते हैं, तो ये कहीं जल जाते हैं, क्योंकि मतलब कहीं पर भी विस्फोट हुआ या कुछ भी हुआ तो वहाँ पर इनके जलने जाते हैं, यानी कि जो त्वचा होती है वो त्वचा संबंधित कई बीमारी आ जाती हैं। तो उन बीमारियों से सुविधा के लिए, उन बीमारियों के उपचार के लिए ये जो हॉस्पिटल है, इसके अंतर्गत यह अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। तो जो भी सैन्य कर्मी होंगे और उनके जो परिवार होंगे, उन परिवार वालों को गंभीर रूप से जलने या त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनके उपचार के लिए यह यहाँ सुविधा प्रदान की जाएगी। बात करते हैं, अगर सेना के चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन है, यानी कि सेना के अंदर जो चिकित्सा सेवा है उसके महानिदेशक कौन है, तो कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अरिंदम चटर्जी। इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अरिंदम चटर्जी जो है ये सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने। यानी कि अभी एक लिस्ट जारी हुई कि भारत के अंदर सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है, तो उसमें सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन करके आए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रणबीर सिंह, सेकंड ऑप्शन है विराट कोहली, थर्ड ऑप्शन है अमिताभ बच्चन और फोर्थ ऑप्शन है दीपिका पादुकोण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जो विराट कोहली हैं ये भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बन गए हैं। यानी कि एक बार फिर से, यानी कि कुछ समय पहले ये बने हुए थे सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी, लेकिन एक बार फिर से भारत के ये सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बन गए हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, विराट कोहली। बात करते हैं सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, यानी कि अभी एक रिपोर्ट जारी की गई, इस रिपोर्ट का नाम है सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023। तो इसके अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली जो है ये भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान को पुनः प्राप्त किए हुए हैं। और इनका ब्रांड मूल्य अगर बात की जाए तो 227.9 बिलियन डॉलर है इनका ब्रांड मूल्य। जो कितना है, 227.9 बिलियन डॉलर है इनका ब्रांड मूल्य। सेकंड पर कौन है, तो सेकंड पर है रणबीर सिंह जी। रणबीर सिंह जो है ये सेकंड पर हैं। इनकी जो ब्रांड मूल्य है ये है 203.1 बिलियन डॉलर। और थर्ड नंबर पर है शाहरुख खान। इनकी अगर ब्रांड मूल्य की बात की जाए तो 120.7 मिलियन डॉलर के साथ ये तीसरे नंबर पर हैं। तो फर्स्ट पोजीशन कौन प्राप्त किए हुए हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पर है विराट कोहली, क्रिकेटर हैं, आप सभी लोग इनसे परिचित हैं, बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं। तो विराट कोहली हैं फर्स्ट पर, सेकंड पर है रणबीर सिंह, थर्ड पर है शाहरुख खान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने बिहार में कहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया हुआ है। यानी कि बिहार ये गए हुए थे, वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन इन्होंने किया हुआ है। तो कहां पर, बिहार में कहां पर किया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन है औरंगाबाद, सेकंड ऑप्शन है पटना, थर्ड ऑप्शन है राजगीर और फोर्थ ऑप्शन है बोधगया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है और यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 जून को बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे और यहां इन्होंने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन किया, एक नए कैंपस का उद्घाटन किया। बात करते हैं तो पीएम मोदी जी जो हैं वो प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के 1600 साल पुराने खंडहर भी गए। यानी कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही प्राचीन काल की है। तो प्राचीन काल की जो नालंदा यूनिवर्सिटी है तो उसके 1600 साल पुराने खंडहर भी गए,
वहाँ पर भी गए, यानी कि जो प्राचीन वाली नालंदा यूनिवर्सिटी है। और इस दौरान उनकी गाइड कौन थी, यानी कि उनको गाइड करने वाली जो थी वो कौन बनी, तो पटना की सर्किल हेड जो है, पटना सर्किल हेड जो है गौतमी भट्टाचार्य, ये उनकी गाइड बनी हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो भी यूपीएससी और एसएससी लेवल का जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो जब प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी गए, 1600 पुराने खंडहर गए, वहाँ पर उनकी गाइड कौन बनी थी, तो वहाँ पर उनकी गाइड बनी थी पटना की सर्किल हेड गौतमी भट्टाचार्य, इनकी गाइड बनी हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में पीके थंकप्पन नायर का निधन हुआ, वे कौन थे, यानी कि जो पीके थंकप्पन नायर हैं इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। और ये कौन थे? फर्स्ट, ये अभिनेता थे। सेकंड, ये इतिहासकार थे। थर्ड, कार्टूनिस्ट थे। फोर्थ है कि ये लेखक थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जो पी थंकप्पन नायर जी का निधन हुआ है ये एक बहुत ही जाने माने इतिहासकार थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे अगर हम इनके बारे में बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं पी थंकप्पन नायर जी को ये अभी इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। और ये एक बहुत ही जाने माने ये एक इतिहासकार थे। क्या थे? ये जाने माने एक इतिहासकार थे। आगे इनके बारे में अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध इतिहासकार चेंदमंगलम मदाथिपरम्बिल, पूरा नाम है इनका चेंदमंगलम मदाथिपरम्बिल पी थंकप्पन नायर, काफ़ी मतलब लंबा नाम है इनका, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन पूरा नाम इनका यही है, चेंदमंगलम मदाथिपरम्बिल पी थंकप्पन नायर। इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी कितने वर्ष के थे? ये 91 वर्ष के थे और 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने अंग्रेजी में 63 पुस्तकें लिखी, यानी कि कुल अंग्रेजी में इन्होंने 63 पुस्तकें लिखी हुई थी। 1977 में इनकी जो पहली बार प्रकाशित इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था जॉब चार्नॉक फाउंडर ऑफ कोलकाता, यानी कि 1977 में इनकी जो पहली प्रकाशित पुस्तक थी उसका नाम था जॉब चार्नॉक फाउंडर ऑफ कोलकाता। और इसकी लोकप्रियता के कारण इनको 1990 में कोलकाता का त्रिशताब्दी समारोह मनाया गया था। यानी कि 1990 में कोलकाता का त्रिशताब्दी समारोह मनाया गया था। किस लिए? क्योंकि इन्होंने जो 1977 में इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी जॉन चार्नॉक फाउंडर ऑफ कोलकाता, ये पुस्तक भी पूछ ली जाती है कि जॉब चार्नॉक फाउंडर ऑफ कोलकाता जो है ये पुस्तक किसकी है, तो ये पी थंकप्पन नायर जी की पुस्तक है, इनकी पहली प्रकाशित ये पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के किसे प्रबंधक निदेशक बनाया गया, यानी कि जो धनलक्ष्मी बैंक है इसके प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ओमकार सलवी, सेकंड दिलीप अवस्थी, थर्ड अजीत कुमार के, फोर्थ सुबोध कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जो अजीत कुमार के हैं इनको धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। बात करते हैं, धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार के को बैंक का प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। अजीत कुमार के को 20 जून 2024 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्ति इनको दे दी गई है। यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो 20 जून से इनकी नियुक्ति हो गई है और इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है। और ये धनलक्ष्मी बैंक के ये एमडी और सीईओ दोनों पदों को ये देखेंगे, दोनों पदों पर इनकी नियुक्ति हुई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया? यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका जो परमाणु शस्त्रागार है वह बढ़ करके भारत से 3 गुना हो गया है? अभी हाल में सिप्री की रिपोर्ट आई हुई है। किसकी रिपोर्ट आई हुई है? सिप्री की। और सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा देश जिसका जो शस्त्रागार है, परमाणु शस्त्रागार है, वह बढ़ करके भारत से 3 गुना है। कौन सा ऐसा देश है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है कनाडा और फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो चीन है, चीन का जो परमाणु शस्त्रागार है यह बढ़ करके भारत से 3 गुना हो गया है। सोचने वाली बात है कि देश का जो चीन जो देश है इसका जो परमाणु शस्त्रागार है ये बढ़ करके भारत से 3 गुना हो गया है। आगे बात करते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार
चीन के पास भारत के मुकाबले 3 गुना अधिक परमाणु हथियार हैं। ये भी रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? सिप्री द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार ही यह बताया गया है कि चीन के पास जो परमाणु हथियार हैं ये भारत के मुकाबले लगभग 3 गुना अधिक हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, यानी कि जो सिप्री है, इसका पूरा नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट रिपोर्ट जो है इसका पूरा नाम है। और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के पास अब 500 परमाणु हथियार हैं। यानी कि कुल कितने परमाणु हथियार हैं? 500 परमाणु हथियार हैं चीन के पास। पिछले जनवरी 2023 तक चीन के पास 410 परमाणु हथियार थे। यानी कि अगर पिछले साल जनवरी की बात की जाए तो जनवरी 2023 में चीन के पास केवल 410 परमाणु हथियार थे, लेकिन अब वर्तमान समय में चीन के पास 500 परमाणु हथियार हो गए हैं। यानी कि 90 परमाणु हथियार इसने बना करके और ऐड कर लिए हैं। भारत के पास अभी यानी कि वर्तमान में 172 परमाणु हथियार हैं। यानी कि आप देख सकते हैं 3 गुना है, कहाँ 172 और यहाँ 500, तो भारत के पास अभी 172 परमाणु हथियार हैं। और भारत के पास 2023 में 164 हथियार थे। और भारत की बात की जाए 2023 में भारत के पास तो 164 हथियार थे, लेकिन अब वर्तमान में 172 परमाणु हथियार हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो भी रिपोर्ट जारी हुई है उसमें फर्स्ट पर कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसके पास परमाणु हथियार हैं? तो टॉप पर है रूस, यानी कि फर्स्ट पर है रूस, 4380 आंकड़ा आप देख लीजिए, 4380 परमाणु हथियार पर हैं। सेकंड पर है अमेरिका, 3708 परमाणु हथियार हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है चीन, 500 परमाणु हथियार। फिर फोर्थ नंबर पर आता है फ्रांस, 290 परमाणु हथियार। फिफ्थ नंबर पर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, 225 परमाणु हथियार। और फिर 6 पोजीशन पर है भारत, 172 परमाणु हथियार। और 7 नंबर पर है पाकिस्तान, यानी कि 170 परमाणु हथियार। आप देख सकते हैं कितने कितने का अंतर है। यहाँ पर आप सब कुछ पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि टॉप पर रूस है, कितने हैं? 4380, और चीन के पास 500 हैं, जो कि भारत से लगभग 3 गुना ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सिप्री की रिपोर्ट आई हुई है। किसकी रिपोर्ट आई हुई है? सिप्री की। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीवो कहाँ भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? यानी कि जो वीवो है, आप सभी लोग जानते हैं, कई लोग वीवो फ़ोन का यूज़ भी करते होंगे, कई लोग वीवो फ़ोन को इस्तेमाल भी किए होंगे। तो वीवो का जो फ़ोन है, यानी कि जो वीवो कंपनी है, तो वीवो कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलने वाला है या खोलेगा? तो फर्स्ट पर है लखनऊ, सेकंड ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता और फोर्थ ऑप्शन है मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ग्रेटर नोएडा में जो वीवो है ये भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलने की योजना बना रहा है। वे यहाँ पर सबसे बड़ा ये संयंत्र खोलेगा। आगे हम कुछ पॉइंट्स की बात अगर कर लेते हैं तो चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी यानी कि वीवो कंपनी कहाँ की है? चीन की एक कंपनी है। तो चीनी स्मार्टफोन निर्माता जो कंपनी वीवो है वह अगले महीने ग्रेटर नोएडा में, अगले महीने यानी कि लगभग जुलाई के मंथ में, जो ग्रेटर नोएडा में भारत के सबसे बड़े मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र में से एक खोलने के लिए तैयार है। यानी कि सारी तैयारियां इसने कर ली हैं, बस सीधे ओपन ही करना है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इस सुविधा में 12 करोड़ उपकरणों की वार्षिक उत्पादन क्षमता होगी। यानी कि जहां पर ये ग्रेटर नोएडा में जो ये संयंत्र लगाया जाएगा वीवो के द्वारा, तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो वार्षिक उत्पादन क्षमता होगी 12 करोड़ उपकरण। यानी कि उपकरण का मतलब कि जो फ़ोन होता है, फ़ोन के जो भी उपकरण होते हैं, जैसे कैबिनेट अलग हो गया, बैटरी अलग हो गई, और उसके अंदर और भी जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारे अलग हो गए। तो इस प्रकार सब अलग अलग जो फ़ोन्स के पार्ट होते हैं वो सब अलग अलग बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार लगभग 12 करोड़ उपकरण जो होंगे फ़ोन के, ये वार्षिक उत्पादन क्षमता होगी जो ग्रेटर नोएडा में ये संयंत्र खोलने वाला है, जिसे 3000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के साथ स्थापित किया जाएगा। और इसको स्थापित करने में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, यानी कितने करोड़ रुपए लगेंगे? तो 3000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, निवेश होने वाले हैं इस संयंत्र में, जो कि ग्रेटर नोएडा में वीवो स्मार्टफोन कंपनी के द्वारा विनिर्माण संयंत्र ओपन किया जा रहा है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए जहां पर करंट अफेयर्स टॉपिक पूछा जाता है तो वहां पर ये क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, अगर आप एग्जाम देकर के आएंगे तब आप बताएंगे कि हाँ सर यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ अपने अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी वीडियो अगर आती है करंट अफेयर्स की जो डेली वीडियो बनाई जाती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास डेली के डेली पहुंचता रहेगा और आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।